हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लैट 2024 के तैयारी के लिए क्लैट 2023 की लोगों की जर्नी में क्या रहा, वहां से सीखना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आज का ये वीडियो है लर्निंग फ्रॉम क्लैट 2023 फॉर क्लैट 2024 एंड आई एम श्योर इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा जो आपकी तैयारी को बड़ा बदल देगी। दोस्तों, ऐसी सॉफ्ट चीज़ें हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके बारे में रेगुलरली पढ़ाई के दौरान हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा फोकस उस समय पे सिलेबस कंप्लीट करना, करंट अफेयर की बातें करना, हमारे जो वीक एरियाज है उसको इम्प्रूव करना, उन सब में चले जाते हैं। और इसलिए ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ध्यान देना होता है, ठीक है, पर हम नहीं दे पाते, विच इज़ नॉर्मल। और इसीलिए ये जब ऐसी एग्ज़ाम ख़त्म होती है, क्लैट जैसे क्लैट 2023 अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई, उसका रिजल्ट आना बाकी है, पर जो लोग अगले साल तैयारी करें उनको तो उस रिजल्ट के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। उनका तो मकसद है कि एग्ज़ाम के पेपर में क्या हुआ और बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही और कैसे बच्चों ने अच्छा किया और कैसे बच्चों ने गलत किया, इज़ वॉट वी हैव टू लर्न। दोस्तों, learning from the past year's exam is very crucial because it helps. It is the most effective way to develop planning because it shows what went wrong with the students. ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें रही जो स्टूडेंट्स ने गलतियां करी ताकि हम ना करें। Yes or no? It also helps as a student to determine where should I progress, where should I start from, where do I look at. Yes or no? और दोस्तों, एक बहुत स्ट्रेटेजिक माइंडसेट लगाने में मदद करता है, ठीक है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो दोस्तों, अगर हमने तैयारी सही तरीके से करी तो भैया प्रॉब्लम नहीं होते हैं। आप सहमत है दोस्तों इस बातों के साथ? अगर आप इस बातों के साथ सहमत है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्रो टैलेंट की तरफ से ये रेगुलर मॉड्यूल आपके साथ आते रहेंगे, जहां पे हम आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कशन डेवलप करते रहेंगे, और ये हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। आप भी उठाइए दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा इज दिस: 3 ट्रूथ फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। दोस्तों, क्रैकिंग क्लैट एग्जाम इज़ वेरी हार्ड। अगर कोई आपसे बोल दे कि क्लैट एग्जाम क्रैक करना बहुत ईजी है, तो भैया वो सही बात नहीं है। हार्ड का मतलब इम्पॉसिबल या कोई नहीं कर पाएगा या सिर्फ इंटेलिजेंट बंदा कर पाएगा, वो मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो मतलब नहीं है। जो भी बंदे ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है उसने मिनिमम 8 से 9 महीने के एफर्ट लगाए हैं, और कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स ने 1 साल 2 साल के मेहनत लगाए हैं। और अगर कोई आपको बोल दे कि भाई मैंने कम समय में एफर्ट लगाए हैं, मैं 1 महीने में ये एग्ज़ाम क्रैक कर दिया हूँ, तो भैया वो झूठ बोल रहा है। ये पक्का है ना, ये पक्का है भैया। ये एग्ज़ाम कोई ऐसी छोटी मोटी एग्ज़ाम तो नहीं है। नो वन क्रैक्स दिस एग्ज़ाम बाई फ्लूक और इन अ शॉर्ट टाइम और बाई बिकमिंग ऑर्डिनरी। एक नॉर्मल छोटा मोटा काम करके ये एग्ज़ाम कोई क्रैक कर दे, ऐसा अगर आपको कोई बोल दे तो भैया उनकी बात नहीं मानिएगा। मतलब लोगों की इतनी सालों की मेहनत, ठीक है, बच्चों के इतने समय की मेहनत, ठीक है, उस 2 घंटे में रंग लाती है, तो उसको ये बोलना कि भैया उस बच्चे ने थोड़े समय की मेहनत करी थी, वो सही बात नहीं है। ये समझ में आ गया ना दोस्तों आपको, है ना। जो पेरेंट्स भी ये देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी देखेंगे, और मैं इस बात के साथ सहमत हूँ कि आपकी तैयारी में, स्टूडेंट की तैयारी में सिर्फ स्टूडेंट का हाथ नहीं है, पेरेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे यहाँ से जब स्टूडेंट ये एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों मेरा कंट्रीब्यूशन या प्रो टैलेंट का कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस, पर पेरेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, बिकॉज पेरेंट उनका माइंडसेट बनाने में मदद करते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट प्लीज़
आप उनके लिए बहुत सही माइंडसेट डेवलप करें। और वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी माइंडसेट की वजह से, ठीक है, आपका स्टूडेंट बड़ी एग्जामिनेशन क्रैक करेगा। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए। बच्चे को सही सही समय पे सही सही तरीके का सपोर्ट, रेगुलरली उसके ऊपर ध्यान, ठीक है, और उसकी बातों को समझते हुए उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाना। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग इज व्हाट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई कैन ब्रिंग आउट आफ्टर एवरी क्लैट एग्जामिनेशन। और मैं इस शब्द के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिखाना चाहूंगा आप सबका कि इट इज नॉट जस्ट अ शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन और इट इज नॉट अ नैरो प्रिपरेशन, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रिपरेशन। रोज की तैयारी है और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है, छोटी छोटी चीजों की तैयारी नहीं है। पूरा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव चाहिए आपको, और कंटिन्यूअस तैयारी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना या 2 महीना या थोड़े समय के लिए तैयारी करा और इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, ना जी। मैं मेरी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग टॉपर्स को मिला हूं, अलग अलग टॉपर्स मेरे यहां से निकले हैं। मैं खुद अलग अलग तरीके की एग्जाम लिखता हूं, अभी भी लिखता हूं। रिसेंटली आई अपीयर्ड फॉर कैट, आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर क्लैट, ठीक है। और मैं ऐसी सब एग्जामिनेशंस रेगुलरली लिखता हूं, और वहां से मुझे ये समझ में आता है कि ये एग्जामिनेशन क्रैक करने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कोई अलग चक्की का आटा नहीं खाते हैं, पर वो बच्चे जरूर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उनको अलग दिखाती है। तो वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहली चीज ये जो बच्चे करते हैं, है ना, जो ऐसी टॉप जगह चाहते हैं, वो कभी भी अपना लेवल नीचे नहीं करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, डू नॉट लोअर योर गोल टू द कैपेबिलिटीज ऑफ योर्स, बट इंप्रूव योर कैपेबिलिटीज टू द लेवल ऑफ योर गोल। दोस्तों ये मीडियोकर बच्चों का एग्जाम नहीं है। मीडियोकर बच्चे क्लैट एग्जाम नहीं फोड़ते हैं। ये बच्चे ना हारते हैं, ठीक है, ना झुकते हैं, ना गिव अप मारते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने सोचा है कि मुझे एनएलयू में जाना है, साल भर ऐसी तैयारी करते हैं कि उनको एनएलयू में जाना है, कम व्हाट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे स्कोर नहीं आ रहा है, चलो दूसरी कॉलेज देखते हैं, ठीक है। एंड नॉट जस्ट अबाउट द गोल ऑफ गेटिंग इनटू एनएलयू। बहुत बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका गोल एनएलयू जरूर होता है, पर पढ़ाई के दौरान उनके गोल अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। सो दे समटाइम्स एंड अप रिड्यूसिंग कि चल आज करंट अफेयर में इतना ही पढ़ लूंगा चल जाएगा, ठीक है, या करंट अफेयर में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाऊंगा और मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा। भैया ऐसे एग्जाम क्रैक थोड़ी होती है, ठीक है। एग्जाम क्रैक होती है जब आप अपना बार लोअर ना करो, ना गोल का भी और ना कैपेबिलिटीज का भी। यस और नो। दूसरा होता है द स्टडी ड्यू टू डिसिप्लिन, नॉट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। बहुत बार स्टूडेंट्स यू कैन से इसलिए पढ़ते हैं कि उनको मोटिवेशन है। दोस्तों मोटिवेशन 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, ठीक है, ज्यादा समय थोड़ी होगा। जो बच्चे ये एग्जाम क्रैक करते हैं वो एग्जाम डिसिप्लिन की वजह से एग्जाम क्रैक होती है, क्योंकि उन्होंने रोज रोज तैयारी करी है, रोज रोज डिसिप्लिन हैबिट में चीजें डाली है। ऐसा नहीं है कि उनको आज किसी ने एक तगड़ा मोटिवेशनल लेक्चर दे दिया और उन्होंने आज मेहनत करी। पापा ने आज बोल दिया यस, सुबह उठ के बोला यस बेटा एनएलयू में जाएंगे, बच्चे ने बोला यस पापा, और उसने काम कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है ना। ऑब्वियसली ऐसा जरूरी भी होता है, ठीक है। आफ्टर ऑल हम ह्यूमन है, ह्यूमन को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो चाहिए, पर रोज रोज मोटिवेशन की वजह से ही हम तैयारी करेंगे, यह गलत बात है। आदमी डिसिप्लिन से पढ़ाई करता है, डिसिप्लिन से करी हुई पढ़ाई अलग रिजल्ट लाती है, मोटिवेशन से करी हुई पढ़ाई अलग रिजल्ट लाती है। डिसिप्लिन से करी हुई पढ़ाई आपके अंदर स्किल्स डेवलप करती है, लंबे समय तक चलने वाली स्किल डेवलप करती है। मोटिवेशन से करी पढ़ाई आपको टेम्पररी शॉर्ट टर्म के अंदर एनर्जी बूस्ट करती है ना, थोड़े समय के लिए बराबर है। मोटिवेशन इज एक्टिंग लाइक दैट स्टेरॉइड ले लिया, अरे एकदम मतलब चंगे है ना। पर डिसिप्लिन इज लाइक दैट मेसी
कि भैया धीरे 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 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो और फिर आप इतने मास्टर बन जाते हो। दोस्तों, ये जो बच्चे होते हैं जो एनएलयू क्रैक करते हैं, जो क्लैट में जाते हैं, ठीक है, वो बच्चे अपनी प्रायोरिटी सही से सेट करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट बॉग डाउन बाय सम इरेशनल फैक्टर, ठीक है। उनको पता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनको ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा आज है ना दोस्त की बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे यार 12वीं में है ना, लास्ट ईयर है स्कूल का, है ना, इधर तो ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्त है, इसके बाद कभी लाइफ में मिलेंगे नहीं, लाइफ में इससे अच्छा मौका कभी आने वाला नहीं है, ये सुनो। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर इन माइंड, इन देयर माइंड। दे सेट देयर प्रायोरिटी राइट कि पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करेंगे। ना उनको क्रिसमस दिखता है, ना उनको न्यू ईयर दिखता है, ना उनको कोई और चीज़ दिखती है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि उनका आज का टारगेट खत्म हुआ, क्या आज का टारगेट हमारे वीकली टारगेट के साथ मैच हुआ, क्या वीकली टारगेट मंथली टारगेट के साथ सेट हुआ, और ये सब करते करते मैं क्लैट के नज़दीक पहुंचा कि नहीं। दे नो व्हेन टू से नो टू देयर फ्रेंड्स। दे नो कि बोर्ड में क्या चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। दे एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस प्रायोरिटी फ्रंट, ठीक है। दे डू नॉट बिकम लेजी, ठीक है। दे डू नॉट अलाउ थिंग्स टू गो टिल द लास्ट मोमेंट, ठीक है। और जब भी उनको कहीं फंसते हैं ना तो दे टेक राइट डिसीजंस। यस, ये समझिए दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत सारे बच्चे आखिरी मोमेंट तक चीज़ों में डिसीजन लेते नहीं है, ठीक है। तैयारी करनी है, क्लैट की तैयारी करनी है, मन में है, पर उन्होंने पढ़ाई नहीं करना चालू करा अभी, ठीक है, या कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, या स्टडी मटेरियल नहीं चालू करा, ना टेस्ट सीरीज चालू करी, ये सुनो, ठीक है। तो बहुत लेजी की करते हैं, आज नहीं कल परसों नरसों, ठीक है। अच्छा, व्हेन दे आर इन अ ट्रबल दे आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। क्या डिसीजन लेते हैं? गलत तरीके के डिसीजंस लेते हैं कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूँ, गलत डिसीजन ले लिया, कैसे पढ़ाई चालू करूँ, गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है। जो बच्चे टॉपर बनते हैं दे नो हाउ टू टेक राइट डिसीजंस। कंसिस्टेंसी, रूटीन और हैबिट पढ़ाई की। दोस्तों, पढ़ाई हमारी कोई नेचुरल हैबिट थोड़ी है। सुबह उठकर हम नेचुरली एक इनसे कोई चीज़ के बारे में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा होता है, उसको चलना नेचुरली आता है, बोलना उसको नेचुरली आता है। पढ़ाई नेचुरली नहीं आती। हाँ, लर्निंग नेचुरली होती है, पर नॉर्मल पढ़ाई जो किताब लेकर बैठना, वो पढ़ाई रेगुलर मतलब ऐसे नेचुरल थोड़ी है। हैबिट में डालना पड़ता है। हैबिट में डालने के लिए रूटीन में कुछ टाइम स्लॉट चंक में लगाने पड़ते हैं कि भाई मैं इस समय पे पढ़ूंगा, है ना। और वो मैं अगर रोज रोज पढ़ूंगा, 20-21 दिन की लड़ाई लड़ ली, काम हो गया तुम्हारा, तुम्हारे हैबिट में आ गया, ये सुनो, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली दी अप्रिशिएट वॉट एवर दे आर लर्निंग। जो भी पढ़ाई करते हैं ना, हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। दे डोंट यू कैन से डाउट, दे डोंट यू कैन से गिव लॉट ऑफ क्रीबिंग आइडियाज कि ये क्या मैथ पूछते हैं, है ना, ऐसा मैथ मैं लॉयर बन के क्या करूँगा, करंट अफेयर में तो क्या ही पूछते हैं, है ना, मैं इन सब का क्या यूज़ करूँगा, ऐसा उनके मन में सवाल नहीं होता। दे अप्रिशिएट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करंट अफेयर। दे एक्चुअली अंडरस्टैंड, ओ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया, वेरी गुड, क्या होता है ये, किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, ओ ज़ेलेंस्की साहब अमेरिका गए, वाव, क्यों गए होंगे, क्या मुद्दे बोले उन्होंने, है ना, उन मुद्दों से रशिया की और यूक्रेन की वॉर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, अच्छा कोरोना वापस आ रहा है, ओ भैया अच्छा क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या इंडिया के लिए ये सिनेरियो वापस क्रिएट होगा, लॉकडाउन आएगा, या इंडिया को किस लिए तैयार। इस तरीके से बहुत सारी चीजें ये बच्चे सोचते हैं, अप्रिशिएट करते हैं पॉजिटिवली, एंड देयर बाय दे एक्चुअली एनहांस द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर लर्निंग। उनका पढ़ाई का जो ब्रेड्थ होता है ना, जो वैरायटी होती है ना, वो बहुत बेहतरीन होती है। जो बच्चा क्रीब करता है, जो बच्चा ये बोलता है कि ऐसा मेरे को नाम थोड़ी याद रखना है, मैं ऐसे याद रख नहीं पाता हूँ, एग्जाम में मेरे को क्या ही मदद होगा, ऐसे बच्चे, है ना, एग्जाम में जब जाते हैं तो दुखी होके बाहर आते हैं। समझ आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये सब स्किल्स आपको आपकी पढ़ाई में डालनी है। आई एम श्योर
जो टॉपर बच्चे होंगे, जो समझदार बच्चे होंगे, ये रेगुलरली अपनी पढ़ाई में ऐसा करते ही होंगे। और अगर आप नहीं करते हो तो उसको एक्टिवली एंगेज करो अपने आप को। ये बातें जो मैं बता रहा हूं देखने में बहुत इजी और सिंपल है, पर इसको हम हमारी जहन में डालते नहीं है। कमिट करो मेरे साथ दोस्तों अभी कि सर ये बातें मेरे को समझ में तो आती है, पर मैं अब आपके साथ कमिट करता हूं कि मैं इसको अपनी लाइफ में डालूंगा। क्योंकि दोस्तों पता सबको होता है, ठीक है, कि सक्सेस कैसे आती है। बहुत कम लोग हैं उस सक्सेस की जानकारी को लेकर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट पहले से करते हैं। बहुत लेट तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, एग्जाम नजदीक आ जाएगी सब लोग पागलपंती से मेहनत करते हैं, पागलपंती से आगे आग लगा देते हैं। आखिरी का 1 महीना 2 महीना तो लोगों ने आग लगा दी थी क्लैट की तैयारी में, पर वो आखिरी 1 महीने 2 महीने में थोड़ी टॉपर बनते हैं। वो तो लंबी लड़ाई है भैया। समझ आया आपको? वेरी गुड सर। थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे? बिल्कुल। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग के अंदर आपकी एग्जाम का पेपर जब आप देखेंगे, और मैंने भी ये हर साल बच्चों के साथ पेपर देखता हूं, मैं खुद एग्जाम लिखने जाता हूं, और एग्जाम लिखकर मैं अपने आप को असेस करता हूं कि मेरे पास जो स्किल्स है क्या वो स्किल्स सफिशिएंट है आज की इस नई एग्जाम के अंदर, और मैं जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाता हूं क्या उनको वो तरीके की लर्निंग again से इस एग्जाम में डेवलप कर पाएगी। इसी बेसिस के ऊपर ये सब मैं मॉड्यूल बनाता हूं आपके लिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग के अंदर जो क्लैट की एग्जाम आपसे डिमांड करती है इज गुड कमांड ओवर रीडिंग। तगड़ा कमांड चाहिए। तगड़ा कमांड का मतलब हो गया स्पीड चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्पीड चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, और इतने सारी वैरायटीज वाली चीजों को पढ़ने का स्टेमिना भी चाहिए। 18,000 वर्ड्स के आजू बाजू आपको 2 घंटे में पढ़ना है, 18,000 वर्ड्स आपको पढ़ने होते हैं, तो आपको तगड़ी स्पीड चाहिए पहले दिन से, और वो 2 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ने की काबिलियत चाहिए। आप में से बहुत सारे 12वीं के बच्चे या 11वीं के बच्चे या 10वीं के बच्चे, है ना, ये लंबा 2 घंटा पढ़ने की आदत नहीं है। वो जो छोटा छोटा 30-40 वर्ड्स में एडिट पढ़ लिया इन शॉर्ट्स में, उन लोगों के लिए ये एग्जाम थोड़ी है। उन लोगों के लिए एग्जाम नहीं है भैया। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए जो शांति से बैठकर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, टफ चीज़ें पढ़ते हैं, और अलग अलग लेवल ऑफ मीनिंग समझते हैं शब्दों का। शब्दों का कोई लिटरल एक मीनिंग थोड़ी होता है, उनको समझ आता है। दे अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड मोर, यू अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स कि भैया वो अलग अलग शब्दों के अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होते हैं। करंट अफेयर और जीके के अंदर दे अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स बट ऑल्सो द फैक्टर्स। दे ऑल्सो नो दैट द इश्यूज विच वी आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, दे आर नॉट जस्ट नॉर्मल इश्यूज बट दे आर ट्रेंडिंग इश्यूज, और ट्रेंड्स पकड़ते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं समझते करंट अफेयर को कि यहां जो दे दिया उसको मैं याद रखूं, उसी को मैं समझूं। ना 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 ना, दे कनेक्ट विथ पास्ट इवेंट्स, लिंकेजेस डेवलप करते हैं, और छोटे छोटे इवेंट्स को अगेन से कनेक्ट करके बड़ी इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। और देयरफॉर दे हैव टू बी वेरी रेगुलर इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग दिस न्यूज़पेपर एंड अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर। लीगल रीजनिंग के अंदर काफी मिक्स आता है। एक जमाने में एग्जाम में आए थे बैर एक्ट्स, जहां पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, टफ लीगल लैंग्वेज समझनी थी। इस बार एग्जाम में आया बहुत जनरल रूल आए थे, जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जो लैंग्वेज वहां पे दी थी वो इंग्लिश लैंग्वेज जैसी थी, और इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ गया तो काम हो गया। अब इतनी मिक्स वैरायटी आई तो भैया ये समझना तो बिल्कुल जरूरी है कि बच्चों को दोनों तरफ से तैयारी करनी है। आप सिर्फ एक तरफा तैयारी करोगे तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी रेडी टू फाइट विद द बेस्ट ऑफ द लॉट्स। अब आप समझिए ना, मेसी एम्बापे के सामने लड़ रहा था, कोई नॉर्मल टीम थोड़ी थी। सामने फ्रांस थी, लास्ट ईयर की चैंपियन थी। मेसी अपने आप में मसीहा इसको जरूर बोलते होंगे, पर लड़ना किसके सामने था? एम्बापे के सामने लड़ना था ना। ये मैं फुटबॉल मैच की बात कर रहा हूं। अर्जेंटीना ने फ्रांस के सामने जीता, अर्जेंटीना 2 गोल कर गई, एम्बापे ने वापस 2 गोल कर दिए, फिर वापस मेसी ने गोल बनाया, वापस एम्बापे ने गोल कर दिया। भाई इस तरीके की लड़ाई है। यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। ये समझ में आया दोस्तों? ठीक है।
लॉजिकल रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग को सही तरीके से नहीं देखते हैं. लॉजिकल रीजनिंग की जो सही तैयारी करनी है वो नहीं कर पाते हैं. वो लॉजिकल रीजनिंग को दे डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डीपर आइडिया कि प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एब्डक्टिव रीजनिंग क्या होती है. दे डोंट अप्लाई दैट स्ट्रक्चरल थिंकिंग इन देयर माइंड टू अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वो, क्योंकि जब पढ़ाई करते हो तो उनको लगता है कि पढ़ लेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा हमारे लिए, है ना, हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे, है ना, ऊपर ऊपर से देख लेंगे और आरसी जैसा ही तो है, काम तो हो जाएगा. पर दोस्तों इसके अंदर जो मेन आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना, आर्ग्यूमेंट किस चीज़ के ऊपर डेवलप हुई है और उसके बाद उसको सपोर्ट में कुछ बोलना, उसके अपोज में कुछ बोलना, उसकी एनालॉजी देना, है ना, ऑथर के मेन व्यू पॉइंट पे आना, ठीक है, एजम्पशन क्या है, ऐसी सब बातों के लिए तो डीपर इंसाइट चाहिए. और ये डीपर इंसाइट, एक चीज़ नोट करना, ये डीपर इंसाइट जब पहली बार इनपुट लेते हो ना तभी सही तरीके से लेना, तभी उसको सही तरीके से लेना. बाद में आप इसको कवर अप कर लोगे, ऐसा अगर आप सोच के बैठे हो, ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे बड़ा आपको दिक्कत करेगा. पहले दिन से सही इनपुट लॉजिकल रीजनिंग में ध्यान देना. क्लियर है? इज दैट वेरी क्लियर? वेरी गुड. दोस्तों इंग्लिश और आरसी में एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग की टर्म्स और आइडियाज़ होते हैं. वो की टर्म्स और आइडियाज़ को साल भर में डेवलप करो, क्योंकि वही की टर्म्स और आइडियाज़ आपको स्पीड में पढ़ने में मदद करेगा. जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ोगे तो उस पैराग्राफ के अंदर आपको स्पीड में तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, है ना, और आपको एक आइडिया फटाक से दिमाग में बैठ जाए वो तो बिल्कुल ज़रूरी है ना, ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी है. दोस्तों अब मैं आपके सामने ये रहा जो आपका क्लैट का एक्चुअल पेपर था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना. इतना बड़ा पेपर है. नंबर ऑफ पेजेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो देवर यू कैन से सम अराउंड पेज नंबर 3 से पेज नंबर 50, सो दैट मीन्स सम अराउंड 47 पेजेस का राइटअप है. 47 पेजेस के राइटअप में सब कुछ पैराग्राफ बेस्ड है. और ये जब सब कुछ पैराग्राफ बेस्ड होता है ना, तो आपको उसको पढ़ने में बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है. पैसेजेस आरसी के कहाँ से आए, ठीक है, एक यू कैन से बुक थी द डिग, है ना, वहाँ से आया, बराबर है. सिमिलरली अगर मैं आपको एक और दूसरा पैसेज बताऊं, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम एट द मर्सी ऑफ द वाटर माफिया, ये कोई फॉरेन पॉलिसी अखबार में से आया, ठीक है. एक दूसरा पैसेज आया द प्रोविंशियल रीडर, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ रिव्यू ऑफ अ बुक, ठीक है. सिमिलरली एक आया ड्रीमर्स, हाउ यंग इंडियंस आर चेंजिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ बुक, ठीक है, वहाँ से आया, ये बुक में से आया. एक और राइटअप आया आपका विच इज यू कैन से कॉल्ड हुरॉन एंड सी ऑफ द स्टोरीज बाय सलमान रश्दी, वहाँ से आया. अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर मैं बात करूँ, कहाँ से ये लोग लेकर आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, कहाँ से आया? लॉजिकल रीजनिंग केम फ्रॉम द टेलीग्राफ करके न्यूज़पेपर आया, द गुड न्यूज़ एडिटोरियल ऑन प्रिंट मीडिया, है ना, ज़्यादातर एडिटोरियल है. फिर आया द स्वॉडल, ठीक है, हाउ स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट मिडल एजेड वुमेन्स करियर्स बाय अनन्या सिंह, ठीक है. तो ये एक स्वैडल करके ऑनलाइन साइट है, वहाँ से. द टेलीग्राफ से दूसरा आया, मतलब टेलीग्राफ के पीछे तो ये लोग पागल हुए हैं, ठीक है. फिर आया आपका द ह्यूमन काइंड होपफुल हिस्ट्री, ठीक है, उसमें से ये लेकर आया, मतलब एक बुक में से लेकर आया. 2021 की ये पब्लिशिंग थी, 2021 की थी ये, है ना. सुनीता नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट वन, डाउन टू अर्थ में उन्होंने कुछ लिखा था न्यू एनर्जी कनंड्रम के बारे में, ठीक है. तो ये एक जर्नल में से लेकर आए, समझ सकते हैं आप, ठीक है. तो ये अलग अलग जगहों से लेकर आते हैं. तो आपको डीप इंसाइट लेनी पड़ेगी और आपके रीडिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. तो ये है आपका कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग. अगर मैं क्विकली आपको अगर कुछ बता दूं तो भैया 2023, 22, 21 और 20 के पेपर में से जो कुछ ऑब्वियस चीज़ें नहीं थी उसके बारे में आपको ध्यान देना है कि भैया आपका अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए आरसी के अंदर. वोकेबुलरी इज़ वेरी क्रूशल और ग्रामर इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल. इस साल ग्रामर के बहुत क्वेश्चन नहीं थे, पर पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे. तो प्लीज़ वोकेब के ऊपर ध्यान दीजिएगा. वोकेब के बगैर आपका काम नहीं होना है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर
नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन एरिया, समटाइम्स अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर ऑल्सो वेरी क्रूशियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं निकाल सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, और फैक्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए, ट्रेंड चाहिए, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है। मैथ बड़ा क्रूशियल है, मैथ में फास्टर और लेंदी कैलकुलेशंस आपका पार्ट है दोस्तों, और आपको साथ में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज में जो मैथ दिया होता है वो समझते आना चाहिए। ना सिर्फ टेबल्स, समझिए टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट के क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है, वो नहीं आएंगे, भले वो लोग लिखते हैं पर पूछते नहीं है, ये समझ लो दोस्तों, वो नहीं पूछते हैं। अब आपको लैंग्वेज पकड़नी है, जो डेटा लैंग्वेज में दिया है वो सीखना चालू करो। अखबारों में बहुत आता है, प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट और एलेट के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो रीडिंग अ लॉ इज़ वेरी क्रूशियल, रीजनिंग कैपेबिलिटी इज़ वेरी क्रूशियल, ठीक है। पुराने जो ओल्ड फैक्ट्स और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस थे वो चीज़ तो बिल्कुल आनी चाहिए भैया, और डाइवर्स लीगल इश्यू समझ में आने चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू दोज लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, है ना। हाँ, वो फंडामेंटल डेवलप करने के लिए बिल्कुल वाजिब है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर फंडामेंटली रीजनिंग कैपेबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रिमाइस, कंक्लूजन, एजम्पशन, वीकनिंग प्रिमाइस, सपोर्टिंग प्रिमाइस, फ्लॉ, ये सब समझ में आना चाहिए। दुनिया की कोई बुक आपको उसको तैयार नहीं कर सकती, और इसके लिए प्रो टैलेंट के वीडियोस तो बिल्कुल ध्यान दे देना। लॉजिकल रीजनिंग के प्रो टैलेंट के वीडियोस शुरुआत से देख लो, तुम्हारी लाइफ सेट है। उन वीडियोस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। तुम्हें अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग करना हो तो एकमात्र जगह है प्रो टैलेंट। तो दोस्तों ये है प्रो टैलेंट का एक विनिंग मेथोडोलॉजी, और हम चाहते हैं कि आप इस तरीके से चीज़ों को समझें। समझ आया दोस्तों आपको पूरी बातें? आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। मैं अपने एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स से सीखता हूं कि भैया उन्होंने साल भर गलतियां क्या करी, उन गलतियों से मैं ये वीडियो बनाता हूं, और इस वीडियो के ऊपर से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तुम ये गलती मत करना, ताकि तुम अगले साल दिसंबर में इस 24, 25, 26 तारीख के आजू बाजू एकदम खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और ये बोलो कि अरे मेरे को तो आता है, ठीक है ना। मेरे को वो नितिन सर ने बता दिया था 1 साल पहले कि ये गलती मत करना बेटा, मैंने दिमाग में डाला था और मैंने अपनी लाइफ में इसको रेगुलरली फॉलो करा, और आज मैं एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हूँ, अच्छा स्कोर लेकर आया हूँ। समझ आया दोस्तों? ग्रेट। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी डाउट रह गया हो इस मुद्दे के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, ग्रेट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। May CLAT 2024 give you wonderful opportunities and all of you get into top NLUs। यही शुभकामनाओं के साथ हम 2024 की तैयारी का आगाज कर रहे हैं। हमने 2024 की तैयारी के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट देना चालू कर दिया है। आई एम श्योर आप सब लोग उसका यूज कर रहे होंगे, बड़ा फायदा उठा रहे होंगे। हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलिएगा मत, ओके। हम वहाँ पे बहुत सारी काम की चीज़ें आपके लिए देते हैं। Great. Thank you very much for coming here and watching this, and all the best.